हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। और यदि हम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमारा एकमात्र लक्ष्य विश्व की मानवता को पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत बनाना है। और अब भौतिक विज्ञान की उन्नति ने व्यावहारिक रूप से तो पूरे दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है, क्योंकि विश्व के एक कोने में घटने वाली किसी भी घटना को धरती के दूसरे कोने पर पहुंचते हुए हम देख सकते हैं। और आप लोग सुनते भी होंगे कि अनेक लोग, अति संपन्न लोग, जब अपना कोई महल बनवाते हैं तो किसी एक देश की मिट्टी की ईंटें, पत्थर या दूसरे बहुमूल्य कहे जाने वाले हीरे जवाहरात तक किसी भी देश की शोभा में चार चांद लगाते हैं। अर्थात अब व्यावहारिक दृष्टि से यह दुनिया इतनी तेज हो चुकी है कि विचारों के मामले में, विचार विमर्श के मामले में पूरी दुनिया के लोग आपस के विचारों को विमर्श करने के लिए, चिंतन करने के लिए राजनीतिक बैठकों के द्वारा भी यह कोशिश करते रहते हैं। और हम देखते हैं कि एक छोटे से कमरे में दुनिया के कई प्रमुख देशों के जो लीडर हैं, जो राजनेता हैं, वे एक ही कमरे में बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन एक तरफ तो यह एकता दिखाई पड़ती है, तो दूसरी तरफ क्या दिखाई पड़ता है? उतनी ही खराब स्थिति वैचारिक दृष्टि से दिखाई पड़ती है, क्योंकि इन बड़े बड़े राजनेताओं के मन में खोट है, किसी का मन भी साफ नहीं है। मानवता के प्रति इनका नाटक, इनका पाखंड केवल दिखावा है और सभी देश एक दूसरे को धोखा देते हैं। इस धोखे का मकसद क्या है, आपको इसे समझना चाहिए। और जब कारण की बात है तो मैं सारी बातें बताते समय साथ में इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक तरफ तो भारतीय संस्कृति विश्व की मानवता को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने की दुहाई देती है, और उसी के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। और मेरी समझ में इससे अच्छी परिकल्पना और दूसरी हो भी नहीं सकती। लेकिन दूसरी तरफ आज विश्व का पूंजीवाद पूरी मानवता का सत्यानाश करने के लिए नित नए हथकंडे, षड्यंत्र रचता रहता है। और इसीलिए एक देश में या दुनिया के सभी देशों के बीच विश्वास के संबंध नहीं है। घोर अविश्वास की खाई चारों ओर दिखाई पड़ती है और सब लोग अपनी अपनी ताकत को बढ़ाकर विश्व के कमजोर देशों को अपने साथ आने के लिए मजबूर करते हैं। वे लोग उनको मजबूर करने के लिए किस किस हथकंडे का सहारा लेते हैं, आपको यह चीज समझनी चाहिए। आप जानते हैं कि एक तरफ तो दुनिया में मुट्ठी भर देशों के पास बेशुमार दौलत है, उन मुट्ठी भर देशों में भी मुट्ठी भर लोगों के पास सारी दौलत है, और बाकी पूरा समाज
उनका गुलाम बना हुआ है। यानी समाज का सबसे कमजोर से कमजोर, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति जिस शोषण का शिकार है, उसकी जड़ें अंत में उस सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़े धन कुबेर, सबसे बड़े धन पिशाच तक पहुंचती हैं। और आज सोशल ऐप के नाम पर पूरी दुनिया में धूर्तों, दुष्टों, अपराधियों और धन की अधिक से अधिक शक्ति पर अपना कब्जा करने के लिए जो ताकतें काम कर रही हैं, वही उसको सारे खेल को चला रही हैं। अर्थात आज हम पूंजीवाद के तो शिकार हैं, क्योंकि पूंजीवाद सीमाहीन संपत्ति अधिकार से पैदा होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति उससे बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। यह व्यक्ति के संतोष पर विश्वास करती है, न्यायपूर्ण संतोष पर विश्वास करती है, किसी को भी उदंड होने का अधिकार नहीं देती। यहां तक कि राजा के सिर पर भी सन्यासी लोग प्रतीकात्मक मूसल से प्रहार करते हुए उसको गद्दी पर बैठाते हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई भी शासक समाज से ऊपर नहीं होता। और समाज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? त्यागी, महामुनि, सभी प्रकार के राग द्वेष से ऊपर उठे हुए लोग, जो विश्व मानवता और कमजोर से कमजोर व्यक्ति का कल्याण चाहते थे, वही उसके वास्तविक नियंता होते हैं। तो भारतीय संस्कृति और यह पूंजीवाद बिल्कुल दो अलग अलग पर्वतों की तरह है, जिनका आपस में कुछ भी तालमेल नहीं है। और अगर इसी बात को मैं सामने यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करूं, तो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय संस्कृति को अपना आदर्श मानते हुए आगे बढ़ना चाहती है, उसको भी अपनी कमजोरी, अपनी सैद्धांतिक और व्यावहारिक कठिनाइयां और जो विसंगतियां हैं, उनको गहराई से समझना चाहिए। लेकिन मैं यह मानता हूं, और मैं अपने कई सवालों का जवाब अपने कई हितैषियों के शंकाओं का समाधान भी कर रहा हूं कि तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं, जिस प्रकार की घटिया राजनीति की बातें वो चला रहे हैं, उनमें अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक अच्छी है। आप मेरे ऊपर हिंदूवादी होने का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका यह आरोप भी मेरे ऊपर टिक नहीं पाएगा। मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो वैसे भी पर्याप्त उम्र भोग चुका हूं, और अगर देखा जाए तो मुझे मृत्यु का सामना भी करना पड़े और आकस्मिक या किसी दुर्घटना में मृत्यु न भी हो, तो स्वाभाविक मृत्यु से कौन टाल सकता है? कोई भी नहीं टल सकता। इसलिए जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो प्रकृति के सत्य को समझता है, उसे मालूम है कि एक दिन तो सभी को मरना है। लेकिन इस सत्य को अज्ञानी लोग नहीं समझते, ये मूर्ख लोग नहीं समझते, ये धन कुबेर बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है।
और इसीलिए वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा सुखी बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया को नारकीय बना देते हैं। यही पूंजीवाद और भारतीय संस्कृति का अंतर है। भारतीय संस्कृति वसुधैव की कुटुंबकम की बात में विश्वास करके आगे बढ़ना चाहती है, और पूंजीवाद सारे धन के ऊपर कुछ लोगों का कब्जा जमा कर और बाकी लोगों का उत्पीड़न करके वह काम करना चाहती है। अब आप देख और सुन भी रहे हैं, मैं भी कई बार बातें सुनता हूं। चीन की बातों के बारे में भी कहा जाता है कि वहां के बिगर मुसलमानों को वह जिस प्रकार सारे मानवीय अधिकारों से भी वंचित कर रही है, उसको पूरा विश्व फटी आंखों से देख रहा है। लेकिन बाकी की बात छोड़िए, अपने आप को मुस्लिम संस्कृति, सभ्यता और वहां के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने वाले लोगों के मुंह से, जिसमें मैं संयुक्त अरब अमीरात जैसे अति संपन्न देशों की बात जरूर कहूंगा, कतर जैसे, और पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी राजधानी, आर्थिक राजधानी, उसके बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे सुखदायी भवन निर्मित होते हैं, वहां के लोग उनका आनंद लेते हैं। वहां पर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि चीन को उस दुष्कर्म से रोक सकें। जो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं, वे भी इन गरीबों पर कुठाराघात तो करते हैं, इनका दोहन करते हैं, इनकी पत्नी और बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। लेकिन बिगर मुसलमानों के संबंध में जो चीन कर रहा है, उसके ऊपर किसी की आवाज नहीं उठती। तो मैं अपने आप को अल्लाह का बंदा कहने वाले मुसलमानों को भी यह बात कहना चाहता हूं कि अपनी हठधर्मिता और मूर्खता का परित्याग करें, और आज की स्थिति में ही नहीं, पुराने इतिहास के आधार पर भी कृपया स्पष्ट दृष्टि रखें कि भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ, वह भावी दुनिया की भी संस्कृति बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए जो लोग भारतीय सनातन संस्कृति और पूंजीवाद के आधार पर आज की स्थितियों का विश्लेषण करते हैं और अपने आप को मुनि और महामुनि कहकर महिमा मंडित करना चाहते हैं, उन मूर्खों को भी मैं यह बताना चाहता हूं कि उनकी बोल ज्यादा समय तक समाज में बनी नहीं रह सकती। सत्य तो सत्य है, न्याय तो न्याय है, इसका कुछ कोई भी विकल्प दुनिया में है ही नहीं। और आज पूंजीवाद के नाम पर जो महंगाई का, जो बेरोजगारी का, जो विश्व में बढ़ रहे टकराव का हल निकालना चाहते हैं, वे महा चंडाल और धूर्त लोग न्याय की अवज्ञा करते हैं। विशेषकर पूंजीवाद के जन्मदाता, जिनके बारे में मैं आपका इशारा बराबर करता रहा हूं, करता रहूंगा, और आप भी अपनी बुद्धि लगाकर उसको ढूंढ सकते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है, यह सब कुछ साफ होता जाएगा, लेकिन समाधान के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी ढोंग ढकोसले के और झूठ के साथ यह स्थिति आपके सामने आती जाएगी। इसके लिए आप सब लोगों की सजगता, यही सबसे प्रमुख बात है। मैं इस बात को बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, आप आर्थिक न्याय के ऊपर अपनी दृष्टि को पैना कीजिए, उसकी धार को तेज कीजिए। तर्क और खुले तर्क से, संवाद से
एक दूसरे को समझने और समझाने की जो सहज प्रक्रिया है, जो गुरु शिष्य की परंपरा भारत में थी, उसी के अनुरूप आज की परिस्थितियों के अनुसार आपको वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और जब देश का आम आदमी अपनी इसी समझ के अनुसार अपने विवेक की सामर्थ्य और आकार प्रकार को बढ़ाते हुए जब इसके ऊपर विचार करना शुरू करेगा, तो उसे वह रास्ता अपने आप दिख जाएगा जो पूरे देश की गरीबी को समाप्त कर सके, जो झूठ का पर्दाफाश कर सके, जो अगड़ों और पिछड़ों के बल पर, जो दलितों और वंचितों के नाम पर हो रहे नाटक को, पाखंड को, झूठ को भी खंड खंड कर दे और आपको सच्चाई के सामने देखकर उसको वास्तविक आनंद का अनुभव हो। मैं किसी भी दल की बात नहीं कह रहा हूं, और यदि किसी को ऐसा लगे कि मैं दल की बात कह रहा हूं तो वह समझता रहे और जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़ ले, क्योंकि मैं सत्य हृदय से बात कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। और अगर उसमें कोई भी भ्रम है तो उसके लिए मैं खुले संवाद के रास्ते से कभी हटना भी नहीं चाहता। और इसलिए मैं आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि वास्तव में पूरे विश्व में शांति, सद्भाव, विश्वास, प्रेम, सद्भाव और आत्मीयता बढ़ाने के लिए केवल और आर्थिक न्याय की नीतियों की आवश्यकता है। आप जब तक निष्पक्ष होकर गहराई से इस बात पर विचार नहीं करते, तब तक आपको लग सकता है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं। मैं बहुत बार जब इस प्रकार की अपनी समझ से कोई मार्ग बनाता हूं तो मेरे कुछ बड़े बड़े बुढ़ों को भी मेरे ऊपर गुस्सा आने लगता है। मैं गांधीवादियों के ऊपर भी आक्षेप करूंगा। उनमें भी कुछ कुटिल बुद्धि के लोग जो गांधी के नाम पर अकूत दौलत के मालिक बनना चाहते हैं, जो बूढ़े होने के बाद भी अपना उत्तराधिकारी सहज रूप से नहीं पैदा करना चाहते। और उनकी मनसा को यदि देखूं, समझूं, तो उनकी इच्छा यही है कि वो उस संपत्ति को उन्हीं लोगों को सौंपें जो उनके वंशज हो सकते हैं या उनके उसी प्रकार के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम इसमें नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद ऐसे लोगों को देख सकते हैं। उन सब के बारे में मैं जरूरत पड़ने पर सारी बातें स्पष्ट भी कर दूंगा। इसलिए मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि कोई भी सच्चाई आप सामने लाएं और मैं उस पर पर्दा डाल के रखूं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा धोखा है, और जब तक यह धोखा बना रहेगा तब तक भारत उज्जवल भविष्य के दर्शन नहीं कर सकता। अंग्रेज जो कभी समुद्री लुटेरे थे, पूरी दुनिया को लूट लूट कर जो धन इन्होंने इकट्ठा किया है, वह आपके ध्यान में क्यों नहीं आता? कितना धन इकट्ठा किया गया, उसका हिसाब कौन लेगा? आपको लूटा गया, आपके पुरखों को लूटा गया, आपकी धन संपदा को लूटा गया। क्या आप उस लुटेरे का नाम और उसके पाप कर्मों की कलई खोलना नहीं चाहेंगे? और इसलिए अगर मैं समय समय पर वे सारी बातें अपने दिमाग में लाता रहूं, तो आपको भी उस पर चिंतन करना चाहिए। केवल किसी विषय पर विचार करना मेरा काम नहीं है, ये एक व्यक्ति का अधिकार है भी नहीं, और ऐसा कोई दावा मैं नहीं करता। और इसलिए हमें आपस में खुले मन से, बिना किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के, अपनी यह आर्थिक न्याय की कल्पना को, उसकी समझ को
पूरी गंभीरता तक विकसित करना चाहिए। और आज की स्थिति में अगर चुनावों की बात कहें तो मैं कहता हूं कि घाटे का बजट बनाना ये क्या पहले दर्जे की बेईमानी नहीं है? और इस बेईमानी के पीछे क्या है? भारत सरकार की मजबूरी, भारत सरकार का भय, क्योंकि आज की पूंजीवादी व्यवस्था में सत्ता पर कौन बैठेगा, किस व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाएगा, आप धोखे में आ सकते हैं कि यह सब देश की जनता तय करती है। मैं बस कहता हूं कि यह देश की जनता कुछ भी नहीं करती, वह तो जो पूंजीपतियों द्वारा तय किया जाता है केवल उसके ऊपर अपनी मोहर लगाती है और उसको बड़ी कुटिलता, सावधानी और दूरदर्शिता या मक्कारी के साथ जनता से कहलवाने का रास्ता विशेषज्ञों से निकलवाती है। क्या कहकर? इन सारे विशेषज्ञों को उसका एक ही कहना है, तुम हमारा दिया हुआ खाते हो, तुमको ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाकर ऊंची ऊंची तनख्वाह और सुविधाएं हम प्रदान करते हैं। तुम हमारे कुत्ते कहो या कुछ भी कहो, तुम हमारे मालिक नहीं हो। इसलिए आप अपनी बुद्धि, योग्यता, क्षमता और सारी विद्वता का उपयोग हमको स्थापित करने में ही लगाओगे। और यदि कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से हटकर बात करता है तो वह दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल फेंका जाता है। इसलिए आज का जो यह वैश्विक षड्यंत्र है, आप इसकी गहराई को समझिए और इस बात को गांठ बांध लीजिए कि भारतीय संस्कृति कभी भी पूंजीवाद की समर्थक और अनुमोदन करने वाली नहीं हो सकती। जो ऐसा सोचते हैं वे भारतीय संस्कृति को ही नहीं समझ सकते हैं, और जो मानवता के पक्ष में वो नहीं खड़े होते, उन सबको हम भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि समझने की भूल करते हैं। मैं यहां पर बल्कि कहना चाहूंगा, आज जाति के नाम पर जो कमीनापन, जो घटियापन, जो संकुच विचारधारा फैलाने वाले लोग हैं, आप उनसे सावधान रहें। कभी अगड़ों के नाम पर, कभी पिछड़ों के नाम पर, कभी वंचितों के नाम पर, कभी SC ST के नाम पर, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण आकार प्रकार के आधार पर ये जो लोग किसी भी दल में आते या जाते हैं, मैं उनकी ओर इशारा कर रहा हूं। ऐसे कुटिल बुद्धि के लोग, स्वार्थी लोग जहां भी जा रहे हों, आप उन लोगों को सीधे लात मार दें और उनको छठी का दूध याद दिला दें कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा यह षड्यंत्र अब आगे सफल होने वाला नहीं है। और यदि आप इसमें तत्काल परिणाम चाहते हैं तो मैं बताता हूं कि आप केवल आर्थिक न्याय के आधार पर पूरे बजट के ऊपर विचार करिए। मैं किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को मैं अपनी नकेल भी नहीं देना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आपकी नकेल उस पार्टी या उस व्यक्ति के हाथ में हो। आप चाहे किसी के प्रति भी क्यों न सोच रहे हो, मैं सबके प्रति सोच रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की स्थिति में अगर आप विश्व मानवता और विश्व व्यवस्था के बारे में विचार करते हैं तो एक ही बात निकल कर आती है कि न्याय के आधार पर सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बुद्धि का, क्षमता का, योग्यता का, कल्पनाओं का गला घोट देना चाहिए। आपको अपनी पूरी योग्यताओं का, क्षमताओं का पूरा विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ने का हर मौका तलाशना चाहिए। लेकिन फिर मैं एक बात कहता हूं कि ऐसी स्थिति के बावजूद आपको समाज से कुछ भी छिपाने का अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता,
किसी भी बात को छिपा कर कहने का मतलब समाज के साथ धोखा करना है। और आज भी अगर भारतीय संविधान गोपनीयता के आधार पर बनाया गया है तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि यह संविधान आपको नष्ट खत्म करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसे बनाकर रखेंगे तब तक आप समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना कर ही नहीं सकते। दुनिया को कभी भी शांति, सुरक्षा और मानवता का पाठ नहीं पढ़ा सकते। कभी भी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और समाज के सबसे कमजोर व्यक्तियों को अपने समान, अपने भाई बहन के समान सुख, शांति और सुख नहीं दे सकते। और यदि देना चाहते हैं तो फिर आपको एक ही बात स्वीकार करनी पड़ेगी, सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। और यदि आपको इसमें कोई भ्रम है तो मैं बार बार आपको इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अपने हर प्रश्न को यहां रखिए, हम विचार विमर्श का विषय बनाएंगे और जैसा पाठक चाहेंगे, जैसा श्रोता चाहेंगे, हम उसी के अनुसार फिर सही विषय उसी आकार प्रकार में रखते हुए एक एक करके सबके साथ संवाद करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि समाज का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग लेने से, भागीदार होने से वंचित न रहे। फिर भी मैं यह जरूर कहता हूं कि आज जिस प्रकार संविधान बकवास करता है, मैं उसमें कभी सहमति नहीं दे सकता। और अनेक लोगों ने तो कहा ही है, इसी अनुभव के आधार पर कहा है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन होता है। क्या लोकतंत्र मूर्खों का शासन होता है? मैं उसमें एक संशोधन जरूर करूंगा कि आज का लोकतंत्र मूर्खों का नहीं, धूर्तों का शासन होता है। और उसमें मूर्ख लोग उन धूर्तों की पालकी ढोते हैं। यानी सिर के ऊपर कौन बैठा? धूर्त लोग, छटे हुए बदमाश, लुच्चे लफंगे, जिनका मानवता में कोई विश्वास नहीं, जिनका न्याय में कोई विश्वास नहीं। वे पूरे समाज की, पूरे विश्व की नकेल पकड़े हुए हैं और हम सब लोग बुद्धिमान बने उनका अंधानुकरण कर रहे हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि सत्य किसी प्रकार का भय को स्वीकार नहीं करता। उसे सत्य मालूम है और उस सत्य से कोई बच भी नहीं सकता। मृत्यु अंतिम है और यह हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज तक मृत्यु से बचने का कोई बहुत बड़ा आविष्कार भी नहीं सफल हुआ और अंत में वह सर्वशक्तिमान कहा जाने वाला व्यक्ति देखते ही देखते दुनिया से अपना अस्तित्व खो लेता है। तो बंधुओं, मैं फिर इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि अगर आप आज की स्थिति में पूरी दुनिया से गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, अन्याय, शोषण, भूखमरी और आपस में कुटिल, शक्तिशाली और विनाशकारी हथियारों की होड़ को रोकना चाहते हैं तो उसका और कोई रास्ता नहीं है। केवल एक ही मार्ग है कि आप न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्वीकार करें। न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ये जिस प्रकार के ढोंगी और पाखंडी लोग वार्ता करते रहते हैं, जिसमें मैं बीबीसी लंदन का नाम विशेष तौर पर लेना चाहता हूं। हालांकि कई मामलों में बीबीसी लंदन की वह सेवा अद्भुत भी है। मैं उसका निरंतर श्रोता वर्षों से रहा हूं और उनके कई यादगार मुझे अवसर भी हैं जो मैं कभी भूलता नहीं। आज उस तरह की वार्ता करने से भी बीबीसी संकोच कर रही है, क्योंकि पहले वह सीधी, सरल और सच्ची बात को जितनी सहजता से व्यक्त कर देती थी, अब उसकी चर्चा भी वो नहीं करती। खैर, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। हमें अपने विषय पर अटल रहना चाहिए और पूरी दुनिया का अध्ययन करने के बाद
अर्थशास्त्र के आधार पर ही मैं आपके सामने केवल निष्कर्ष के रूप में यह बात करना चाहता हूं। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब लोगों का बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार होता है। इसलिए एक व्यक्ति का न्यायपूर्ण अधिकार औसत सीमा से अधिक संपत्ति या प्राकृतिक संसाधनों पर कभी नहीं हो सकता, और इसलिए अधिक संपत्ति संग्रह करने वाले लोग ही समाज के कर्जदार होते हैं, और जिनके पास जितनी औसत से अधिक संपत्ति है उसके लिए उन्हें समाज का कर्जदार मानना चाहिए, और उन्हीं मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति पर उस समय के वास्तविक मूल्य के आधार पर संपत्ति कर लगना चाहिए, ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए। यह अंधी समझने वाली जो पूंजीवादी सरकारें हैं सारी बात तो कहती हैं लेकिन ब्याज का नाम नहीं लेती। ब्याज की दरें घटाई जाए या बढ़ाई जाए यह बकवास करती हैं। आप कभी भी इस मामले में बीबीसी लंदन को ध्यान से सुनिए, मैं सारा विवरण दूंगा जरूरत पड़ने पर। और मैंने दिल्ली के बीबीसी लंदन के कार्यालय में अपनी पुस्तक, यह जो आप देख रहे हैं हिंदी पुस्तक, इसकी कई कई कापियां दी हैं ताकि वह अपने विशेषज्ञों के बीच इसकी चर्चा करें। मैं उनका उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने तो सारी बात इस प्रकार समाप्त कर दी जैसे यह मुद्दा कभी उनके सामने आया ही न हो। खैर, अभी कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो विज्ञान की सब जगह पहुंच है, हमारे जैसे साधारण आदमी के पास भी हो रही है। और आज हम YouTube चला रहे हैं, आपके सहयोग से, आपके सुख के लिए और सबके साझे हित के लिए हमारा काम चलेगा। और आपको बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के अपनी बात खुलकर रखने की कोई मनाही नहीं होगी। हम इसी विश्वास के साथ अब संक्षेप में अपना निष्कर्ष बताकर इस बात को समाप्त करते हैं। हमारा कहना है केवल औसत से ज्यादा संपत्ति रखने वाले लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए। कल आपने इसका जो व्यावहारिक पहलू था उस संबंध में श्री देवानंद जी के साथ कल की बात सुनी भी होगी। उन्होंने उसी बात को बार बार स्पष्ट करने का, कहने का और पूछने का प्रयास भी किया। आपको बात कितनी पल्ले पड़ी यह तो आप बताएंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि बाकी कोई कर लगना नहीं चाहिए। और मैं यह भी बता दूं कि दुनिया के इन 0.1% लोगों के पास विश्व की कम से कम 90% दौलत है, संपत्ति है, प्राकृतिक संसाधन है। और यदि उस अकूत धन पर अगर थोड़ा सा ब्याज की दर से कर लगा दिया जाए, मैं ब्याज की दर को और आसान शब्दों में व्यक्त कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि 0.2% धन टैक्स उसकी संपत्ति पर लगे, उसके वास्तविक मूल्य पर लगे, और उस कर से इतना भारी राजस्व प्राप्त होगा कि सरकार ने जो बजट बनाया है उसका केवल 10-12% उस पर खर्च होगा। और फिर भी मैं 25% खर्च यदि मान लूं तो भी 75% धन ये शुद्ध लाभ के रूप में बढ़ता है। और यदि उसका उपयोग उसी मद में किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो एक व्यक्ति को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह, यह तो मैं प्रतीकात्मक रूप में कह रहा हूं, लेकिन इसकी वास्तविक राशि जिस दिन मैं बोलूंगा तो शायद आप मेरे ऊपर अविश्वास करने लगेंगे। इसलिए धीरे धीरे जैसे विश्वास बढ़ेगा मैं उसका सत्य आपके सामने रखता जाऊंगा। इतना कह दूं तब अभाव की कोई भी स्थिति किसी के पास नहीं होगी।
कोई किसी का गुलाम बनने के लिए मजबूर नहीं होगा। कोई भी भूख से परेशान होकर अपराध का रास्ता पकड़ने के लिए या आत्महत्या जैसा दुष्कर्म करने के लिए मजबूर नहीं होगा। और पूरी मानवता और प्रकृति वही सबसे सुखदायी स्थितियों का निर्माण करेगी जिसके ऊपर ये धनपति सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए मैं इन लोगों को, विशेषकर जो पागलपन के शिकार हैं, जो पूंजीवाद के शिकार हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि उनको सुख की नींद सोना है, सुख का जीवन जीना है, तो बाकी लोगों में जहर घोलने की मूर्खता न करें। नहीं तो प्रकृति तुम्हारा विनाश, तुम्हारा अस्तित्व पलक झपकते ही करने की सामर्थ्य रखती है। तुम जिस मुगालते में हो, जिस बहम के शिकार हो, जिस ताकत के बल पर किसी से भी निपटने की बात करते हो, तुम्हारी यह ताकत प्रकृति की ताकत के आगे कोई अर्थ भी नहीं रखती। और जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तब यह ताकत आपको डराने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए बंधुओं, मैं तो आपको विनम्रता पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि जब सब लोग सुखपूर्वक जी सकते हैं तो फिर दूसरा पागलपन का रास्ता क्यों अपनाना चाहिए? यह बुद्धि की भी बात है और गंभीर चिंतन का भी यही परिणाम है। इसलिए आज के इस एपिसोड में मैं आपको भारतीय संस्कृति के उस परम लक्ष्य की ओर भी ले जाने का प्रयास कर रहा हूं और भारत सरकार को भी उस दिशा में युक्तिपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहता हूं। और विश्व की जो अपने आप को सबसे ताकतवर शक्तियां मानती हैं उन्हें आगाह भी करना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के मार्ग में बाधा बनने की बेवकूफ़ी न करें, नहीं तो उनका विनाश सहज रूप में प्रकृति ही कर देगी और उनकी समझ में भी बात नहीं आएगी। इसलिए मानवता के प्रति पूरी अपनी निष्ठा करते हुए आज के इस एपिसोड को मैं समाप्त करता हूं। सब लोगों को जय हिंद, जय भारत और सुखद भविष्य की सारी मंगल कामनाएं